हेलो फ्रेंड, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हड़प्पा सभ्यता, या जिसको हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। अब हम ये जो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता कह लीजिए, सबसे पहले तो हम इसके काल या इसके समय के हिसाब से डिसाइड कर लेते हैं। अगर हम आज की बात करें, कार्बन डेटिंग की बात करें, तो इसका जो समय निकलता है वो 2300 बीसी से लेकर 1750 बीसी निकलता है। अगर हम इसका प्राचीन काल निकालें तो बताते हैं 3300 बीसी से लेकर जो है 1750 बीसी। लेकिन अगर हम इसके परिपक्व काल की बात करें तो परिपक्व जो काल बताया जाता है वो 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी बताया जाता है। तो इसलिए आज जब हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे तो हम इसके परिपक्व काल को लेंगे, मतलब हम 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी लेंगे। साथ ही जो है हम ये भी देखेंगे कि जो ये हड़प्पा सभ्यता है इसको भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता और प्रथम कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। प्रथम नगरीय सभ्यता क्यों कहते हैं, इसको कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है, ये सारी के सारी बातें जो है आज हम आपको बताएंगे। साथ ही ये जो महान सभ्यता है इसकी खोज का श्रेय किसको जाता है, सबसे पहले किस व्यक्ति ने यहाँ पर इस महान सभ्यता के होने के संकेत दिए हैं, किसने हमको ये जानकारी दी कि इस क्षेत्र में जो है प्राचीन काल में कोई महान सभ्यता रही होगी, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। साथ ही हम इनका क्षेत्रफल जानेंगे कि ये जो हमारे पास हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता है ये कितने वर्ग किलोमीटर में फैली थी, कहां से कहां तक फैली थी, नॉर्थ से लेकर साउथ, ईस्ट से लेकर वेस्ट, कहां कहां फैली हुई थी, कहां उसके जो है लास्ट पॉइंट थे, इन चीजों के बारे में हम बात करेंगे। फिर अगर हम आजकल के वर्तमान भारत देखें तो ये जो सभ्यता है ये भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में फैली हुई है। अगर हम उस समय की बात करें तो उस समय भारत था, तो हम उस समय के हिसाब से बात करेंगे कि ये जो सभ्यता है ये किन किन क्षेत्रों में फैली हुई थी, और आज के परिवेश के हिसाब से हम दोनों देशों को लेते हुए कि कौन सा स्थल भारत में पड़ता है वर्तमान समय में और कौन सा स्थल पाकिस्तान में पड़ता है या अफगानिस्तान में भी कुछ क्षेत्र आएंगे, इन सब के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। और फिर जो इसके महत्वपूर्ण जो क्षेत्र होंगे, जैसे हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, लोथल हो गया, कालीबंगा हो गया, बनावली हो गया, इन सब के बारे में हम डिटेल से अध्ययन करेंगे और साक्ष्यों के आधार पर अध्ययन करेंगे। हम जो है प्रूफ के आधार पर कि वहां पर हमको क्या साक्ष्य मिले हैं, किस आधार पर हम कह सकते हैं कि उन लोगों का रहन सहन क्या था, खान पान क्या था, वो किस तरीके की पोशाक पहनते थे, किन चीजों से वो परिचित थे और किन चीजों से वो परिचित नहीं थे, इन सब की जानकारी जो है आज हम आपको देंगे। हड़प्पा सभ्यता, जिसका मैंने शुरू में ही जिक्र किया था कि हम जो है इसका परिपक्व काल लेंगे 2500 बीसी से लेकर हम जो है 1750 बीसी की बात करेंगे। साथ ही जो है मैंने यहाँ पर कहा था आपको कि हड़प्पा सभ्यता जो है भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता माना जाता है। ये जो सभ्यता है भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता क्यों कहलाई, इसके हमारे पास जो है हमको कुछ साक्ष्य मिले हैं। जब हमने जो है ये जो हड़प्पा सभ्यता है इसका उत्खनन कार्य शुरू किया तो हमको कुछ नगर ऐसे मिले जिसको जो है प्लान के तहत पूरी प्लानिंग करके बसाए गए थे। जैसे ये आपके यहाँ पर जो है मेन रोड जा रही है, सड़क के किनारे किनारे जो है हमारे पास 2 मंजिले घर बने हुए हैं। ये जो 2 मंजिले घर बने हुए हैं, घरों का जो आकार है वो छोटा है, लेकिन इसके साथ ही ये भी निश्चित हुआ कि यहाँ पर एकल परिवार व्यवस्था पाई जाती होगी। घर छोटे हैं लेकिन घर जो है 2 मंजिले बने हुए हैं। घर के अंदर जो है पूरी पानी की व्यवस्था है, घर के अंदर कुएं हैं, पानी निकासी के लिए जो है घर के अंदर से नालियां बनी हुई है। ये जो बाहर आपकी मेन सड़क है, मेन सड़क के साथ बड़ी नाली बनी हुई है और नालियों को जो है ऊपर से ढका गया है।
घरों के अंदर से जो छोटी छोटी नालियां निकलती है, उन छोटी छोटी नालियों को जो है इस मुख्य नाली से जोड़ा गया है और घर के अंदर का गंदा पानी जो है मुख्य नाली के माध्यम से बहकर चला जाता है। साथ ही अगर हम सड़कों की बातें करें तो सड़कें जो है यहाँ पर एक दूसरे को समकोण पर काटती है। सड़कों का भी अनुपात है 1:3:9, अर्थात गली, सड़क और मुख्य सड़क। गलियां छोटी छोटी है जिसका अनुपात 1 रखा गया है। उसके बाद जो सड़कें आती है उनका अनुपात 3 है और मुख्य सड़कों का अनुपात जो है 9 रखा गया है। इस व्यवस्था के आधार पर हम कहते हैं कि ये जो है हमारे पास पहली नगरीय सभ्यता थी। इसके अलावा हमने कहा कि इस सभ्यता को जो है हम कांस्य युग की सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। अब कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है? यहाँ से हमको कुछ कांसे की मूर्तियां मिली है, कुछ कांसे की रथ आकृतियां मिली है और उसको इतने अच्छे तरीके से जो है सांचे में बनाया गया था। ऐसा उनको देखकर ऐसा लगता है कि ये लोग जो है कांसे से बहुत अच्छी तरीके से परिचित थे। तो इस आधार पर जो है इस सभ्यता को प्रथम कांस्य युगीन सभ्यता और प्रथम नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। अब इसके साथ ही हम बात करते हैं, हमने शुरू में ही कहा कि हम आपको बताएंगे कि सबसे पहले प्रथम बार किसने संकेत दिए थे कि यहाँ पर कोई सभ्यता है। प्रथम बार किसने हमको जानकारी दी कि यहाँ पर कोई सभ्यता हो सकती है और इसकी खोज प्रथम बार जो है इसकी खोज किसने की, इन तीनों व्यक्तियों के बारे में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले जो है 1826 में एक व्यक्ति है हमारे पास, चार्ल्स मैनसन महोदय। चार्ल्स मैनसन महोदय ने जो है सबसे पहले ये संकेत दिए कि इस क्षेत्र में कोई प्राचीन सभ्यता हो सकती है। उसके बाद समय आया हमारे पास 1856 और 1856 में जो है लाहौर से कराची के बीच एक रेलवे लाइन का निर्माण हो रहा था। लाहौर से कराची के बीच जब रेलवे लाइन का निर्माण हो रहा था तो उस समय वहां खुदाई के दौरान मजदूरों को जो है बहुत सारी ईंटें मिली और वो ईंटें जो है देखने में उनका आकार जो है बिल्कुल एक जैसा ही था। खुदाई के दौरान जब ये ईंटें मिली तो उस समय वहां के जो इंजीनियर थे जिनका नाम है हमारे पास जॉन विलियम बर्टन ने जो है ये जानकारी दी कि यहाँ पर कोई प्राचीन सभ्यता हो सकती है। उसके बाद 1921 में ASI के नेतृत्व में, और ASI के महानिदेशक होते हैं जॉन मार्शल के नेतृत्व में जो है भारत के दयाराम साहनी ने सबसे पहले हड़प्पा में उत्खनन कार्य किया और सबसे पहले जो है दयाराम साहनी ने ये जानकारी दी कि यहाँ पर कोई प्राचीन सभ्यता है, अर्थात हड़प्पा सभ्यता का खोजकर्ता या हड़प्पा सभ्यता के खोज का श्रेय जो है दयाराम साहनी को जाता है। लेकिन उससे पहले भी दो व्यक्ति और हैं जिन्होंने हमको ये संकेत दी, ये जानकारी दी कि यहाँ पर कोई प्राचीन सभ्यता हो सकती है, लेकिन खोज का जो श्रेय जाता है वो भारत के दयाराम साहनी को जाता है और जिन्होंने 1921 में जो है सबसे पहले हड़प्पा में उत्खनन कार्य शुरू किया। और सबसे पहले हड़प्पा में उत्खनन कार्य शुरू हुआ, इसीलिए इस महान सभ्यता को जो है हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इसे सिंधु घाटी सभ्यता और सिंधु सरस्वती नदी घाटी सभ्यताओं के नाम से भी जाना जाता है।
सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि यहाँ पर 7 नदियां बहती थी और 7 नदियों में से प्रमुख नदी यहाँ की सिंधु नदी थी, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। और सिंधु सरस्वती नदी घाटी सभ्यताओं के नाम से, क्योंकि ये जो सभ्यता है ये सिंधु और सरस्वती जो नदियां हैं उनके मध्य में पनपी है, तो इसलिए इसको सिंधु सरस्वती नदी घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए, अब हम बात करेंगे इसके क्षेत्र की। ये जो हमारे पास सिंधु घाटी सभ्यता है इसका क्षेत्र क्या है या इसका क्षेत्रफल कितना है? हम इसको दिशाओं के हिसाब से देखते हैं। सबसे पहले हम ले लेंगे उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। ये हमारे पास 4 दिशाएं होती हैं। अब ये जो हमारे पास चारों दिशाएं हैं इसमें हम सबसे पहले उत्तर में लेंगे आपका मांडा। ये जो मांडा है ये वर्तमान में आपका जम्मू कश्मीर राज्य में है। अर्थात ये जो हड़प्पा सभ्यता है या सिंधु घाटी सभ्यता है इसका जो उत्तर का जो लास्ट कोना था वो था हमारे पास मांडा, जो जम्मू कश्मीर में है। और यहाँ पर जो नदी बहती है वो है आपकी चिनाब नदी तक फैला हुआ था। अब हम जो है पूरब में देखेंगे। पूरब में है हमारे पास आलमगीरपुर। आलमगीरपुर आपका वर्तमान मेरठ राज्य में पड़ता है। ये इसका लास्ट कोना था। और ये जो है यहाँ पर नदी बहती है आपकी हिडन, जो यमुना की सहायक नदी है। दक्षिण की अगर हम बात करें तो दक्षिण में आपका देमाबाद आता है। और देमाबाद जो है महाराष्ट्र में पड़ता है, महाराष्ट्र के सीमा में है। और यहाँ पर जो है परवरा नदी इसका लास्ट इसकी नदी थी और जो आजकल जो है गोदावरी की सहायक नदी बनी हुई है। अब हम जो है पश्चिम में देखेंगे। पश्चिम में हम यहाँ पर आपको 2 पॉइंट बताएंगे, एक वर्तमान भारत का और एक उस समय का पॉइंट बताएंगे जो पाकिस्तान में पड़ता है। सुक्का गेंडोर जो पाकिस्तान में पड़ता है और दशक इसकी सहायक नदी थी। और भारत में अगर हम बात करें तो सुरकोतड़ा, और ये जो सुरकोतड़ा है आपका ये वर्तमान में गुजरात में पड़ता है। ये है हमारे पास हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल। हड़प्पा सभ्यता के ये आपके अंतिम किनारे थे, अंतिम छोर थे जहां तक जो है ये सभ्यता फैली हुई थी। इसके साथ ही हम देखेंगे यहाँ पर कि ये जो महान सभ्यता है जिसका आपने अभी जो है क्षेत्रफल देखा, ये कितने वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी? तो हमारे पास कुल क्षेत्रफल है इसका 13 लाख वर्ग किलोमीटर। अब ये जो आपका 13 लाख वर्ग किलोमीटर है, अगर हम एक्यूरेट निकालें इसको तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर ये था। लेकिन हमने इसको जो है लगभग में लिख दिया 13 लाख वर्ग किलोमीटर में ये सभ्यता फैली हुई थी। और यहाँ पर जो उत्खनन कार्य हुआ तो कुल कितने क्षेत्र या कुल कितने स्थलों पर उत्खनन कार्य हुआ? तो कुल यहाँ पर जो है 1500 स्थलों पर उत्खनन कार्य किया गया। आकार देखेंगे हम इसका कि आकार कैसा था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का आकार जो है त्रिभुजाकार था। ठीक है,
ये जो हमारे पास जो सभ्यता है, जो उत्तर में मांडा से लेकर दक्षिण में देमाबाद, पूर्व में आलमगीरपुर से लेकर पश्चिम में जो है सुक्का गेंडोर तक जो फैली हुई है, उसका क्षेत्रफल है लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर। हमने जो कुल स्थानों पर उत्खनन कार्य किया उनकी संख्या है 1500 और सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार है वो है त्रिभुजाकार। साथ ही हमारे पास जो ये सिंधु घाटी सभ्यता है उसको अर्ध ऐतिहासिक काल में रखा गया है। अर्ध ऐतिहासिक काल हम उसको कहते हैं कि जहां लिपि तो मिली है लेकिन उस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया है, उस काल को रखा जाता है अर्ध ऐतिहासिक काल। तो सिंधु घाटी सभ्यता में हमको लिपि तो मिली है, वहां से हमको बहुत सारे ऐसे निशान मिले हैं, बहुत सारे चिन्ह मिले हैं, लेकिन किसी भी निशान में, किसी भी चिन्ह में जो है समानता ना होने के कारण वो लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई है और उसको जो है चित्रात्मक लिपि कहा गया है। तो इसलिए जो है सिंधु घाटी सभ्यता के काल को रखा गया है अर्ध ऐतिहासिक काल के अंतर्गत।